नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी मिस्ट्री को सॉल्व करने निकलते हैं जिसने सदियों से सबको आकर्षित किया है। आखिर इतिहास के सबसे महान दिमागों में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने वो क्रांतिकारी आविष्कार किए कैसे थे। हम अक्सर सोचते हैं ना कि आखिर एक ऐसे इंसान के दिमाग में चल क्या रहा होता है जो यूनिवर्स के बेसिक लॉज को ही पूरी तरह से दोबारा लिख दे। आमतौर पर माना जाता है कि एक वैज्ञानिक सिर्फ ठोस तथ्यों और नंबर्स पर काम करता है, पर सच्चाई थोड़ी अलग और सच में हैरान करने वाली है। पता है, 1929 के एक इंटरव्यू में आइंस्टाइन ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने ओपनली ये माना कि वो अपनी कल्पना यानी इमेजिनेशन का खुलकर उपयोग करने के लिए काफी हद तक एक कलाकार हैं। सोचिए, एक टॉप साइंटिस्ट एक विद्रोही कलाकार के हथियार को ठोस साइंटिफिक फैक्ट से ज्यादा अहमियत दे रहा था। भाग 1, ज्ञान पर कल्पना, एक प्राचीन विभाजन। चलिए अब इसे थोड़ा डीपली समझते हैं और मानव सोच के उस पुराने टकराव को देखते हैं जो हम क्या जानते हैं और हम क्या सपने देखने की हिम्मत रखते हैं, इन दोनों के बीच चलता रहता है। अगर इतिहास को देखें तो एक बड़ा क्लियर अंतर दिखता है। ज्ञान यानी नॉलेज को हमेशा स्थिर, लॉजिकल और परंपरागत माना गया है। दूसरी तरफ कल्पना को हमेशा कलरफुल, क्रिएटिव और थोड़ा विद्रोही माना जाता है। जैसे पुराने टाइम में परंपरागत राउंड हेड्स और विद्रोही कैवलियर्स का टकराव था, लेकिन आइंस्टाइन ने इनमें से किसी एक को चुनने के बजाय दोनों के बीच का गहरा कनेक्शन देखा। इस विश्लेषण में एक बड़ा ही शानदार प्रतीक दिया गया है। इसे इस तरह से सोचिए कि अगर ज्ञान एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक हनीकॉम्ब या मधुमक्खी का छत्ता है, तो कल्पना वो मीठा शहद है जो उस छत्ते के अंदर भरा जाता है। ज्ञान फाउंडेशन देता है, पर उसमें जान तो कल्पना ही डालती है ना। भाग 2, ज्ञात का पुनर्संयोजन कल्पना कैसे काम करती है। तो अब सवाल उठता है कि कल्पना की ये मशीनरी आइंस्टाइन के दिमाग में एक्चुअली काम कैसे करती थी, जिसने इतने क्रांतिकारी विचार पैदा कर दिए। यहाँ सबसे दिलचस्प बात उनकी एक्चुअल न्यूरोलॉजी है। आइंस्टाइन का दिमाग थोड़ा अनूठा था। दिमाग का एक हिस्सा, जिसे पैराइटल ओपरक्यूलम कहते हैं, जो एक स्पेसिफिक फिजिकल फोल्ड होता है, वो उनके दिमाग में गायब था, और इसकी वजह से उनके इंफीरियर पैराइटल लोब्स आम लोगों से काफी बड़े थे। ये ठीक वही हिस्सा है जो विजुअल इमेजरी और मैथमेटिकल सोच को कंट्रोल करता है। मतलब उनका दिमाग नेचुरली कल्पना के लिए ही बना था। और अपने इस यूनिक ब्रेन स्ट्रक्चर का उन्होंने पूरा फायदा उठाया स्विस पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए। उन्होंने इस जगह को एक शांत लाइट हाउस की तरह यूज किया, जहां वो बिना किसी शोर शराबे के दिन के उजाले में ख्वाब देख सकते थे, यानी डे ड्रीमिंग कर सकते थे। और ये उनके सोचने की प्रक्रिया को बिल्कुल सही ढंग से दिखाता है। उनके विचार शब्दों से नहीं, बल्कि पूरे विजुअल इमेजेस और इंट्यूशन से शुरू होते थे। फिर वो अपने वायलिन, जिसे वो प्यार से लीना बुलाते थे, उसे बजाते हुए नए आइडियाज सोचते थे, और एकदम अंत में उन सपनों को कठोर गणित और लॉजिक में कन्वर्ट करते थे। ये था उनका कल्पना से ज्ञान तक का अनूठा सफर। भाग 3, असंभव की कल्पना, वैचारिक प्रयोगों की शक्ति। आइए अब देखते हैं कि ये सब आगे चलकर उनके मशहूर थॉट एक्सपेरिमेंट्स यानी वैचारिक प्रयोगों में कैसे बदला, जिसने उस समय के साइंस की दुनिया को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। हम उनकी इस इमेजिनेशन की एक पूरी टाइमलाइन ट्रेस कर सकते हैं। 1895 में ये सोचना कि अगर लाइट की किरण के पीछे भागा जाए तो क्या होगा, वहां से शुरू होकर 1905 की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तक आना, और फिर 1907 का वो विचार जिसे उन्होंने अपना हैप्पीएस्ट थॉट यानी सबसे खुशी देने वाला विचार कहा था, एक गिरते हुए आदमी की कल्पना, जिसने आगे ग्रेविटी की हमारी समझ को ही बदल दिया। पता है, ये मेंटल सिमुलेशंस इतने विविड और इंटेंस थे कि एक बार जब उन्हें लाइट क्वांटा के विचार पर बड़ी सफलता मिली तो उन्होंने लिटरली इसे अपने दिमाग में आए एक तूफान के रूप में बयां किया था। मेरे दिमाग में एक तूफान सा आ गया था। ऐसी ही शक्तिशाली और गहरी काल्पनिक छलांगों ने स्पेस और टाइम के पुराने नियमों को पूरी तरह उलट दिया। देखते ही देखते आइंस्टाइन नई फिजिक्स के एक ग्लोबल सिंबल बन गए। भाग 4, एकजुट करने की चाह, असहनीय को सुलझाना। तो यहां सबसे मुख्य बात यह है कि आइंस्टाइन के लिए कल्पना सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं थीं। ये पूरे यूनिवर्स को एक सूत्र में बांधने की एक गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत थी। उनके अंदर एक अजीब सी मजबूरी थी, जिसे जर्मन भाषा में वेर अल्गमाइनरोंग्सबिलीफनेस कहते हैं, यानी चीजों को जनरलाइज करने या जोड़ने की कंपल्शन। जब फिजिकल थियरीज आपस में अलग या असंगत लगती थी तो उन्हें यह बात फिजिकली असहनीय लगती थी।
इसी बेचैनी ने उन्हें लगातार प्रेरित किया कि वो अलग-अलग दिखने वाले तथ्यों को एक सिंगल ब्यूटीफुल फ्रेमवर्क में जोड़ें। वो घंटों अपनी डेस्क पर बैठे रहते, एनर्जी और मास जैसी अलग चीजों को एक इक्वेशन में लाने की कोशिश में। भाग 5, समीकरण संतुलित करना, एक बड़ी तस्वीर। ये सब हमें एक बड़े सामाजिक सिद्धांत की तरफ ले जाता है जो इस टेक्स्ट में दिया गया है कि कैसे पूरी संस्कृतियां और वैज्ञानिक क्षेत्र इन दो अमूर्त शक्तियों, ज्ञान और कल्पना को बैलेंस करते हैं। यहाँ KI रेशियो यानी नॉलेज और इमेजिनेशन के रेशियो का कॉन्सेप्ट पेश किया गया है। ये बताता है कि जहाँ ज्ञान से सोसाइटी में कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी आती है, वही कल्पना किसी भी नई क्रांति या बदलाव का कैटलिस्ट होती है। होता क्या है कि किसी भी फील्ड में जब इमेजिनेशन का दबदबा होता है तो नए और क्रांतिकारी रास्ते खुलते हैं। फिर समय के साथ ये आइडियाज स्टेबलाइज होकर ज्ञान में बदल जाते हैं और इस एस्टैब्लिशमेंट को फिर से तोड़ने के लिए किसी नए विद्रोही दिमाग की जरूरत पड़ती है। यह साइकिल चलता रहता है। अंत में एस्टैब्लिश्ड नॉलेज को लेना और उसे जोड़ के किसी ऐसी नई चीज में बदल देना जो अभी तक इंद्रियों के सामने मौजूद ही नहीं है, यही तो ह्यूमन प्रोग्रेस की मूल मशीनरी है। आइंस्टाइन ने ठीक यही तो किया था। जो हमें एक आखिरी और काफी गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करता है, हमारी इस बेहद जटिल आधुनिक दुनिया में क्या हम सिर्फ ज्ञान का ढांचा, वो हनीकॉम्ब बनाने में ही लगे हुए हैं, या हमारे अंदर उस ढांचे को इमेजिनेशन के मीठे शहद से भरने की हिम्मत अभी बाकी है? सोचिए इस बारे में। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।